हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार भारत सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को कहाँ प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस। तो हमारा हो गया UN वैशाख दिवस। UN वैशाख दिवस। UN वैशाख दिवस जो कि हमारा मई में मनाया जाता है। मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हमारा UN वैशाख दिवस मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, जिसे हम लोग इसी दिन वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ये मई में हमारा पूर्णिमा मनाया जाता है, इसे हम वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। जो ये किससे है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका विशेष महत्व है। विशेष महत्व है किससे? क्योंकि ये बुद्ध के जन्म से बुद्ध के जन्म से और ज्ञान से और मोक्ष से संबंधित है। तो बुद्ध के या बौद्ध धर्म से विशेष महत्व है, क्योंकि यह बुद्ध के जन्म से और ज्ञान से और मोक्ष से संबंधित है। और यह 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह 2025 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। 2025 में वियतनाम में आयोजित किया। 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2025 में ये हमारा वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ? वियतनाम में। वियतनाम में कहाँ? तो हमारा हो जाएगा हो चीन मिन सिटी। हो चीन मिन सिटी में। ये हमारा वियतनाम के कहाँ? वियतनाम के हो चीन और मेन सिटी में आयोजित किया जाएगा। और यह हम देखते हैं, यह पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को भेजा जाएगा। यहाँ बुद्ध अवशेष को प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ? पहली बार कहाँ? सारनाथ के बुद्ध अवशेष को भारत के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा या भेजा जाएगा। यहाँ से अवशेष भेजे जाएंगे। यहाँ से बुद्ध के अवशेष वियतनाम में भेजे जाएंगे। कहाँ? वियतनाम में। आइए हम देखते हैं, पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को भारत के बाहर भेजा जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा। हम देखते हैं वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी क्या है? ये राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और इसका मुद्रा क्या है? तो मुद्रा क्या है? हनोई इसकी राजधानी हो गई, मुद्रा होगा इसका डोम।
डोंग। हमारा यहाँ है वियतनाम की राजधानी हनोई हो गई, इसका मुद्रा डोंग हो गया। थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी क्या हो गया, बैंकॉक हो गया। थाईलैंड की राजधानी क्या हो गया, बैंकॉक हो गया, और इसका मुद्रा हो गया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो गया और इसका मुद्रा हो गया बाहट। क्या है, बाहट। देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल का पहली बार शामिल किया गया है। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एशियाई खेल। हमारा है एशियाई खेल, तो शुरुआत कब हुआ, शुरुआत हुआ 1951 ईस्वी में। कब हुआ, 1951 ईस्वी में। पहली बार कहाँ हुआ, पहली बार यह शुरुआत कब हुआ, यह शुरुआत एशियाई खेल की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ। पहली बार कहाँ हुआ, पहली बार दिल्ली में हुआ। पहली बार कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। और फर्स्ट रैंक पर पहली बार कौन रहा, तो ये रहा जापान, जापान रहा। हम देखते हैं एशियाई खेल की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ। पहली बार कहाँ हुआ, पहली बार ये दिल्ली में हुआ। फर्स्ट रैंक पे कौन था उस समय, जापान था। और पहली बार शुभांकर कब इसका आया, एशियाई खेल का पहली बार शुभांकर कब आया, देखते हैं। एशियाई खेल का पहली बार शुभांकर कब आया पहली बार, तो ये हमारा आया पहली बार शुभांकर एशियाई खेल का कब आया, ये आया 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में कब आया हमारा, पहली बार शुभांकर 1982 ईस्वी में आया। ये हमारा 9वें क्रम का था और ये भी दिल्ली में आयोजित हुआ था। हाँ, दिल्ली में। तो हमारा एशियाई खेल शुभांकर पहली बार कब आया, ये 1982 ईस्वी में आया, 9वें क्रम का था। कहाँ हुआ, ये दिल्ली में हुआ। और शुभांकर क्या था, शुभांकर था अप्पू। शुभांकर क्या था, शुभांकर इसका था अप्पू। अप्पू यानी कि हाथी। हमारा पहली बार शुभांकर कब आया, 1982 ईस्वी में, क्योंकि 9वें क्रम का था, यह दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसका क्या, शुभांकर क्या था, अप्पू यानी कि हाथी। आगे हम देखते हैं 2022 में। तो 2022 में ये हमारा 19वें क्रम का था। 2022 में ये हमारा 19वें क्रम का था। कहाँ हुआ था, जो कि होमझाऊ चीन में हुआ था। होमझाऊ कहाँ आयोजित हुआ था, ये हमारा होमझाऊ चीन में आयोजित हुआ था। तो हमारा 2022 में 19वें क्रम का था, जो कि होमझाऊ चीन में आयोजित हुआ था। जिसमें भारत के पास 160 मेडल थे। और भारत चौथे स्थान पे था। भारत 107वें मेडल के साथ चौथे स्थान पे था। आइए हम देखते हैं 2026 में कहाँ आयोजित होगा। 2026 में ये जापान में आयोजित होगा। कहाँ, 2026 में, हमारा 2026 में कहाँ, जापान में आयोजित होगा। ये हमारा 2026 में कहाँ आयोजित होगा, जापान में। जापान के 2 शहर होंगे, एक होगा हमारा आइची। 2026 में कहाँ होगा, ये हमारा जापान में आयोजित होगा। जापान में 2 शहर होंगे, एक हमारा हो गया आइची, एक हो गया नागोचा। एक हमारा हो गया आइची, एक हो गया नागोचा। और हम इसमें नया खेल कौन सा शामिल होगा, तो इसमें पूछा है पहली बार कौन सा खेल शामिल होगा। तो इसमें पहली बार खेल शामिल होगा मिश्रित मार्शल आर्ट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा खेल पहली बार शामिल होगा, तो ये हमारा होगा मिश्रित
मार्शल आर्ट। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। सीबीआई ने ऑपरेशन हक के साथ यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सीबीआई ने ऑपरेशन हक के लागू करके यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है। यहाँ यौन शोषण मतलब का हो गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए पहले सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑपरेशन हक। यहाँ हमारा हो गया यौन शोषण नेटवर्क से हो गया। इसमें क्या है? इसमें जो हमारे नाबालिग बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां कहें या लड़कियां कहें, इसमें जो नाबालिग लड़कियां हैं उनका जो अश्लील है फोटो व वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हीं को रोकने के लिए ऑपरेशन हक चला गया। इसे नाबालिग जो लड़कियां हैं उन्हें अश्लील फोटो या वीडियो, इसमें जो हमारा अश्लील फोटो व वीडियो है इन्हें रोकने के लिए ब्लैकमेल जो करते हैं, ऐसे ब्लैकमेल होता है, उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन हक चला गया। इससे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पब्लिक कर देंगे, जिससे इसे लोग क्या कहते हैं, अश्लील फोटो या वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद कहते हैं इसे पब्लिक करने के लिए कहते हैं। पब्लिक करने के लिए इसके लिए क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। इसी को रोकने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन हक चलाया। ऐसे हम लोग जैसे लड़कियां जो हैं वो जब इंटरनेट पे अपनी फोटो छोड़ते हैं तो वहाँ से एडिटिंग होता है, वो उसके साथ वहाँ से अश्लील फोटो या वीडियो बना लिया जाता है। या वैसे ही इंटरनेट के माध्यम से जो लोग फोटो या वीडियो बनवाते हैं, इसी को रोकने के लिए उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं पब्लिक कर देंगे, उसके लिए आपसे पैसा मांगा जाता है। इसी को रोकने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन हक चलाया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम सीबीआई, इसका ध्येयवाक्य देखते हैं। सीबीआई का ध्येयवाक्य क्या हो गया? सीबीआई का ध्येयवाक्य। तो यहाँ है ध्येयवाक्य उद्योग हो गया। क्या हो गया? सीबीआई का ध्येयवाक्य उद्योग हो गया, निश्चयता हो गया। हमारा क्या हो गया? उद्योग हो गया, निश्चयता हो गया, अखंडता हो गया। ये हमारा सीबीआई का ध्येयवाक्य है, उद्योग, निश्चयता, अखंडता। ये हमारा सीबीआई का ध्येयवाक्य हो गया। आइए हम देखते हैं, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहाँ हो गया ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये किसके लिए चला गया? ये म्यांमार के लिए चला गया। किसके लिए चला गया? ये हमारा म्यांमार के लिए चला गया। ये हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए, ऑपरेशन अजय ये इजराइल के लिए चला गया, और ये ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चला गया। ये हमारा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चला गया। आइए हम फिर से देखते हैं, सीबीआई ने ऑपरेशन हक चलाया यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए।
इसमें जो नाबालिग लड़कियां हैं या बच्चियां हैं उनकी अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने के लिए पैसा मांगा जाता है, नहीं तो वायरल कर देंगे पब्लिक करने के लिए। इसी को रोकने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन हक चलाया है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को इंटरनेट पे अपनी फ़ोटो नहीं अपलोड करना चाहिए या इंटरनेट पर अपना फ़ोटो किसी भी प्रकार का फ़ोटो नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ऑपरेशन हक। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रही प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? हम देखते हैं प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल, तो प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? आरबीआई से। आरबीआई से यह 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावी होगा। इसमें जो हम देखते हैं प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? आरबीआई। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है? आरबीआई। इसमें जो ये 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इसमें जो विनियामक है, इसमें जो विनियामक है उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। किसके लिए? विनियामक जो लोग हैं, विनियामक लोग, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य कर दिया गया किनके लिए? जो इसमें विनियामक लोग हैं, संस्था के लोग हैं, विनियामक संस्था के लोग हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया। विनियामक हम लिख लेते हैं, विनियामक संस्था के लोग हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। किनके लिए? जो विनियामक संस्था के लोग हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया, या 1 मई 2025 से प्रभावी हो गया। इसमें किसका उपयोग करने के लिए करेंगे? तो इसमें हम क्या आवेदन, इसमें आवेदन और सत्यापन के लिए इसका प्रयोग करेंगे। किसके लिए? आवेदन और सत्यापन के लिए। आवेदन एवं सत्यापन के लिए विनियामक जो संस्था उनके लिए अनिवार्य कर देगा। प्रवाह पोर्टल का प्रयोग किसके लिए करेंगे? आवेदन के लिए और सत्यापन के लिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ देख लेते हैं। तो आवेदन के लिए और सत्यापन के लिए, तो विनियामक संस्था का यहाँ लिख लेते हैं, के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो आवेदन और संस्था के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं, इससे लाभ देखते हैं या फायदा देखते हैं। तो इससे हमारा लाभ या फायदा क्या होगा? इसमें कार्य में एक तेजी आएगी, कार्य में तेजी, और एक हमारा पारदर्शिता रहेगा। क्या रहेगा? पारदर्शिता रहेगा। इसके 2 लाभ हैं, एक तो कार्य में तेजी आएगी, एक पारदर्शिता रहेगी। कार्य को एकदम स्पष्ट रूप से साफ एवं कार्य में तेजी होगी और पारदर्शिता रहेगी। आइए हम देखते हैं, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? आरबीआई। अब हम देखते हैं आरबीआई की स्थापना किस संस्था, किस सिपाही पर हुई है? तो ये हमारा यंग हिल्टन कमेटी पर हुआ है। यंग हिल्टन कहे या कहे शाही आयोग, इसके सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई है। किससे? यंग हिल्टन कहे यहाँ शाही है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। तो आरबीआई की स्थापना तो हुआ 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण देख लेते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। देखते हैं, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को
1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका पहला मुख्यालय कहाँ था? इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। बाद में कहाँ हो गया? बाद में ये मुंबई हो गया। बाद में कहाँ हो गया? बाद में मुंबई में हो गया। पहले कोलकाता में था, तो उसके बाद कहाँ हो गया? उसके बाद मुंबई में हो गया। बाद में पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था, उसके बाद मुंबई में हो गया। इसके पहले हेड देखते हैं। तो पहले हेड कौन थे? पहले हेड थे ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इसके पहले हेड कौन थे? इसके पहले हेड थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले हेड थे। हम देखते हैं पहले भारतीय हेड कौन थे। तो पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। और इसमें देखते हैं वर्तमान देखते हैं। वर्तमान कौन है? तो वर्तमान है संजय मल्होत्रा। वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। हम फिर से देख लेते हैं। RBI की स्थापना इनहेरिटेंस कमेटी से हुई, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। यहाँ 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था, बाद में मुंबई हो गया। इसके पहले हेड थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके प्रथम भारतीय हेड कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ये CD देशमुख थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रही AI किरण का पहल का संबंध किससे है? तो AI किरण, सबसे पहले लिखते हैं AI किरण। AI किरण पहल का संबंध किससे है? तो पहले हम सकते हैं AI किरण का निर्माण किसने किया? ये किया कीर्तिका रेड्डी ने। निर्माण देखते हैं। हम देखते हैं AI का किरण का निर्माण हम सबसे पहले देखते हैं किसने किया। ये हमारा कीर्तिका रेड्डी है। किसने किया? ये कीर्तिका रेड्डी हैं, जो कि इसका निर्माण किया। AI किरण का निर्माण किया। क्यों किया? तो यह AI का निर्माण क्यों किया? यह AI से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण करना। हम देखते हैं AI किरण का निर्माण कैसे किया? कीर्तिका रेड्डी ने। क्यों किया? AI से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण करना। ये कौन है? तो ये जो हमारा एक्स कंपनी है, उसके मेटा के जो हमारा EX कंपनी है, ये मेटा के जो EX कंपनी है, मेटा के इंडिया MD है। तो EX कंपनी मेटा इंडिया के MD है। ये पूर्व MD है। कौन है? पूर्व MD है। इन्होंने AI का से भारतीय महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए निर्माण किया कीर्तिका रेड्डी ने AI किरण का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, AI से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
और भारत सबसे पहले भारत में AI टीचर देखते हैं। भारत में AI टीचर कौन है? आयरिश है। आयरिश भारत की सबसे पहले AI टीचर आयरिश कहाँ की है? ये पहले किस राज्य में चालू किया गया? यह केरल में शुरू किया। AI टीचर कौन है? पहले आयरिश है। कहाँ शुरुआत हुआ? सबसे पहले ये टीचर कहाँ पढ़ाना चाहिए? केरल राज्य द्वारा ये आयरिश AI टीचर लॉन्च हुआ, क्योंकि AI टीचर पढ़ाते हैं। पहला रोबोट कौन सा है? वो आयरिश है। कहाँ? केरल राज्य में शुरू हुआ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।